एक एक पोस्ट पर उन्होंने जो पक्ष और विपक्ष पर जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसी तरीके से उनके उसी सोशल मीडिया हैंडल से हमने चलाया, दिखाया। और यह वादा किया था कि कल जब हम आएंगे बिल्कुल फ्रेश अंदाज में आएंगे, लेकिन आपके सवाल वही होंगे, लेकिन नेताजी से सवाल जवाब होगा, उन पार्टियों से सवाल होगा, उन राजनीतिक दलों से सवाल होगा कि आखिर उनका स्टैंड क्या है। कम से कम क्लियर कर दीजिए। जब आप चुप रहते हैं तो लगता है कि कुछ अच्छा नहीं सोच रहे होंगे, इसलिए कुछ कह दीजिए, जो मन में है कह दीजिए, स्पष्ट तो करिए। जो छात्र, जो अभ्यर्थी चाहते हैं, जिनकी उम्र हो चली है, जो इतने सालों बाद जो भर्तियां आ रही हैं उसमें फॉर्म भर रहे हैं, आपका एक एक विज्ञापन पढ़ जा रहे हैं, चाट जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपना पक्ष, अपना स्टैंड आप लोग क्लियर कीजिए। आप इधर हैं, उधर हैं, उधो हैं कि माधो हैं, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज के गेस्ट का हम परिचय कराना चाहेंगे और संजीव चौरसिया विधायक बीजेपी से आज की डिबेट में हमारे साथ है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक हमारे साथ आज मौजूद हैं आरजेडी से। अमित कुमार टुन्ना पूर्व विधायक कांग्रेस से। सैयद मसीह उद्दीन राष्ट्रीय प्रवक्ता जनसुराज से। नीरज कुमार जी मुख्य प्रवक्ता जेडीयू से आने वाले हैं, उन्हें भी हमने बुला भेजा है। और उम्र में सबसे कम लेकिन धाकड़ बोलने वाले सुमित शशांक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। डिबेट को हम शुरू करें, लेकिन पार्टियों, जितनी भी पार्टियां हैं, उनसे हमारा बस उनसे एक ही गुजारिश है कि आज आप जो भी बात करेंगे यस नो में बात करेंगे। आज हमें घुमाएंगे नहीं, आज हमें जलेबी और इमरती नहीं खाना। आपकी बातों में अब कोई भी फंसना नहीं चाहता, तो जरा इसके साथ साथ हम भी जरा अपना सोशल मीडिया खोल लेते हैं। और हमने कल भी एक पोल किया था और उस पोल के जो नतीजे आए उसके डिटेल्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जो कई सवालों को लेकर हम सामने आ रहे हैं, उन सवालों में पहला प्रशांत गौरव है। उन्होंने न्यूज 18 बिहार झारखंड की तरफ से एक सवाल किया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपकी डिबेट में अगर आते हैं तो कम से कम आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। आरजेडी के पास सबसे पहले चलते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन विधायक आरजेडी, भाई क्लियर कीजिए आपका स्टैंड क्या है और क्या चाहते हैं आप लोग, डोमिसाइल के साथ नहीं, बिल्कुल क्लियर कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि शिक्षकों की भारी कमी बिहार में लंबे समय से रही और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हमारे नेता तेजस्वी यादव की रही कि भाई बिहार में लाखों शिक्षक की आवश्यकता है। जैसे ही हम सरकार बनाए, लाखों शिक्षकों की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके पहला काम प्रारंभ किया कि बिहार में 4-5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। उसका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि करोड़ों बच्चे जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, उस 4-5 लाख शिक्षक से हमारे करोड़ों बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती। और जहां तक डोमिसाइल की बात है, तो हम लोगों की जो तत्कालीन मंत्री थे, वो जब नियमावली बनी उस समय यह हुआ कि बिहार के बच्चे को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, उन्हीं को शामिल किया जाएगा, उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा। नियमावली इस तरह की बनी, परंतु अंतिम क्षण में क्या स्थिति बनी, तत्कालीन वहां पर प्रधान सचिव थे, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और क्या देश का कानून कहता है कि पूरे देश के लोग नौकरी कर सकते हैं, पता नहीं मुख्यमंत्री जी किन बातों से वह कन्विंस हुए और फिर नियमावली। हमें सर ये बताइए, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, सुन लीजिए एक मिनट, दो बातें मैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन, आप विधायक हैं आरजेडी के और एक लंबे अरसे के बाद आए हैं, तो एक नहीं कई सवाल आपसे होंगे। हमें जरा एक चीज बताइए, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि भाई जो सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी है, उनके अच्छे शिक्षक आने चाहिए, इसलिए उन्होंने बिल्कुल वो दरवाजा खोल दिया। वो ना बात बिल्कुल हमने सामने रख दी कि तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था। हमें यह जानना है और यह सवाल उन शिक्षकों का है जो शिक्षक तैयार करते हैं, जहां से बड़े बड़े ऐसे लोग पैदा हो गए बिहार की धरती से, और वहां पर शिक्षक आपको मिल नहीं रहे हैं, साइंस पढ़ाने वाले, मैथ पढ़ाने वाले। यह बयान कितना जायज था और क्या यह पल्ला झाड़ने जैसा नहीं है? नहीं, हमने पहले कहा
कि जब नियमावली बन रही थी तो हम लोग इस पक्ष में थे कि बिहार के बच्चे, बिहार के अभ्यर्थी ही इसमें यहाँ के शिक्षक बनेंगे। पूरी नियमावली बन के तैयार भी हुई, अधिकांश लोग बिहार के जानते भी हैं। अंतिम क्षण में इसको चेंज किया गया, डोमिसाइल खत्म किया गया और पूरे देश के लिए ओपन किया गया और ऐसा किया गया। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हो गया, तब एक मंत्री का वक्तव्य मुख्यमंत्री के विरुद्ध जाना, ये मतलब आप समझ सकते हैं कि जब निर्णय शीर्ष नेतृत्व कोई चीज का ले लेते हैं, वह कन्विंस किसी और बात से हो जाते हैं, तो फिर नहीं, तो आप इसके साथ हैं, आप इसके साथ हैं, लेकिन आप उन छात्र अभ्यर्थियों के साथ हैं या नहीं है? बिल्कुल साथ हैं, एकदम मान जायज है। बिहार में शिक्षक बहाली में बिहार के छात्रों को ही मौका मिलना चाहिए, ये इनका हक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की मंशा जब हो गई, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जब जेडीयू की मंशा हो गई, नीतीश कुमार ने जब इस बारे में सोच लिया, तो हमारे मंत्री क्या करते? आप तो यही कहना चाह रहे हैं हमारे मंत्री ने सरेंडर कर दिया। आप यही कह रहे हैं ना कि हमारे मंत्री ने सरेंडर कर दिया। अब जरा हम एक आते हैं जरा बीजेपी की तरफ। संजीव चौरसिया हमारे साथ है, विधायक बीजेपी के हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। क्या ये जो सवाल है ये आपको भी चुभ रहा है संजीव चौरसिया जी? शायद जी संजीव चौरसिया जी उपलब्ध नहीं है। चलिए ठीक है, मैं सुमित शशांक। हाँ ठीक है सुमित, आप जवाब दीजिए। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। दो मुद्दे यहाँ विवेक जी, दो मुद्दे निकल कर नहीं, दो मुद्दे नहीं। पहला सुमित देखिए, आज बिल्कुल नहीं, सुमित नहीं, सुनिए, जितने लोग, देखिए ये 1 घंटे का डिबेट है, सुन लीजिए, पहले ही हम क्लियर कर रहे हैं, 1 घंटे का डिबेट है और कल जितने भी सवाल हैं, कोई बेईमानी इसमें नहीं होगी। कल जितने सवाल छोड़े गए हैं उन सवालों का उत्तर हम लेंगे। हमें जरा बताइए, आपकी जो मौन साधना है उस पर कई सवाल कल से हमसे पूछे जा रहे थे और कल हमने बिल्कुल 45 मिनट तक खुद को रोके रखा, इसलिए कि आज जब गांधारी की पट्टी खुलेगी तो कई सवाल होंगे और हो सकता है कि उन सवालों से आप जम से जाएं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी आरजेडी कह रही है, छोड़ दीजिए आरजेडी को, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, या फिर जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो जानना चाह रहे हैं, आप मौन साधना में क्यों हैं? विवेक जी, मैंने पहले भी आपको कहा कि 2 प्रश्न निकल करके आते हैं, एक तो मुद्दों की बात है और दूसरी आरोपों की बात है। मैं दोनों ही विषयों पे एक एक करके आपको बताऊंगा। मुद्दों की बात यह है कि डोमिसाइल नीति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि डोमिसाइल नीति होनी चाहिए और इसके लिए लगातार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। आज अगर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो जिस तरीके से काम कर रहा है, और खास करके ये मुद्दा है बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ, बिहार की युवाओं से जुड़ा हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं लोगों को कहीं ना कहीं बिहार से जुड़े हुए मुद्दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू पार्टी को नजर नहीं आती? विवेक जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको पूरी बात सुननी चाहिए। और मुझे भाई आरजेडी ने तो वही कहा, आरजेडी ने कहा कि मंत्री बेचारा क्या कर सकता था, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सरेंडर कर दिए और जो निर्णय हुआ था उसे लाकर उन्होंने सामने कर दिया। अब आप कह रहे हैं नहीं, अभी तक सुनिए, ये सवाल नहीं आते सोशल मीडिया एक्स पर, ये सवाल हम तक नहीं पहुंचते। जो छात्र हैं अभ्यर्थियों को पूछ रहे हैं, इस बात को लेकर पूछ रहे हैं, भाई आप चुप क्यों हैं? आप आज डिबेट में इस चीज को लेकर नंबर 1 और नंबर 2 की तरह बात कर रहे हैं। हम एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे तो बेहद करीबी हैं, साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं, आप पूछ सकते हैं उनके केबिन में जाके कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, जवाब हमें देना होता है। इतनी हिम्मत है बीजेपी की? बिल्कुल विवेक जी, माननीय नीतीश कुमार जी जो कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के, वो इस बात को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। बात आज जब बिहार के बच्चों के भविष्य की होती है तो सबको देखने की आवश्यकता है। खास करके मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के उस प्रत्येक युवा को बताना चाहूंगा कि डोमिसाइल नीति की अगर बात होती है तो हम इस तरीके से एक्शन नहीं लेते जहां पे ये कई बार इन लोगों ने तो कई बार चीजों को फंसाने का काम किया। ये आरजेडी जब भी सत्ता में रहती है तो चीजों को फंसाने का काम करती है। हम फंसाने का काम नहीं करते हैं, हम संवारने का काम करते हैं। और जैसे ही डिसीजन लिया जाएगा
छात्रों के हितों में जब भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो ठोस कदम होंगे। ठोस कदम की बात करके कठिनाई से बचने का काम ये केवल निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। नहीं, आने वाले समय में क्या महीनों की बात है, अपना नफा नुकसान और 2025 का विधानसभा चुनाव देखते हुए आप लोग ऐसा फैसला करेंगे? विवेक जी, कुछ एक महीनों की बात है। चुनाव मायने नहीं रखता, बिहार के बच्चों का भविष्य मायने रखता है। मैं भी एक शिक्षक हूं, आज तो रो पड़ेंगे विषय पे बहुत ही आपकी बात सुनकर छात्र अभ्यर्थी आज रो पड़ेंगे। आज तो हमें लगता है कि मार्किंग और सूती का जो कपड़ा है वो भीग जाएगा। विवेक जी, मैं बात कर रहा हूं, मुद्दों की बात कर रहा हूं। मैं भी तो मुद्दे पर आ रहा हूं। छात्रों का भविष्य, आप छात्रों के भविष्य को संवारने में लगे हैं। छात्र कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो चुप ही हो गए जो उस समय आवाज उठाते थे हमारे लिए। विवेक जी, लाठियां हमने खाई हैं। विवेक जी, ये जो लाठियां चलाने वाले कौन थे ये भी देखने की बात है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं ना कि कुछ दिन पहले ये जो आरोप लगा रहे हैं, हमसे आपसे यही पूछेंगे कि लाठी चलाने वाले और लाठी खाने वाले अब सरकार किसकी थी? मुख्यमंत्री कौन थे? दिन पहले 18 महीनों की जो सरकार ये चला रहे थे, और शिक्षा मंत्री कौन? प्रोफेसर चंद्रशेखर। प्रोफेसर चंद्रशेखर की गलत नीतियों का परिणाम है कि आज जिस तरीके से बिहार के युवाओं की जगह पर दूसरे राज्यों के युवाओं को कहीं ना कहीं काम करना, नौकरी मिल पा रही है। लेकिन आज ये यहाँ पे बैठ करके ये अपना ये महिमा मंडन कर रहे हैं अपनी पार्टी का। विवेक जी, हाँ जी, युवाओं से पूछना चाहता हूं। एक मिनट आप युवाओं से मत पूछिए, युवाओं ने आपसे पूछ लिया। मंच न्यूज 18 का है, युवाओं ने हमारे जरिए आपसे सवाल पूछ लिया। एक मिनट भाई, एक मिनट सुमित भाई, एक मिनट हाथ में कलम, ठीक है। अरे कलम, लाठी और तेल छोड़ दीजिए, जमाना आगे बढ़ गया। सुनिए एक मिनट, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी क्या कहना चाह रहे हैं? शाहीन साहब बोलिए। विवेक जी, सारे लोग जान रहे हैं कि यह निर्णय में किस तरह से मुख्यमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का किस तरह से शिक्षा विभाग पर हस्तक्षेप हुआ कि पूरी तरह से हमारे शिक्षा मंत्री ऑफिस 4-4 महीने नहीं गए। ये स्थिति हुआ, क्या पूरी बिहार जानती है। अब फिर इस तरह की शिक्षा मंत्री घर पे बैठ करके रामचरितमानस पे ज्ञान दे रहे थे क्या? मैं विषय से नहीं, विषयांतर मत होइए, कोई रामचरितमानस इसकी बात नहीं होगी। छात्रों का भविष्य सुनिए, छात्रों का भविष्य अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, सीधा सवाल। देखिए हम तो उनके सवालों को लेकर के आ रहे हैं। क्या आप मानेंगे कि गड़बड़ियां हो रही थी? क्या बहाली में गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा हुआ है? सवाल है। चैनल के माध्यम एक मिनट, अख्तरुल इस्लाम शाहीन, क्या गड़बड़ियां हुई हैं? फर्जीवाड़ा हुआ है? एक मिनट भाई, सुमित भाई एक मिनट। नहीं, मैं आ रहा हूं ना आपके पास, मैं आ रहा हूं। शाहीन साहब, बेईमानी हुई है, गड़बड़ियां हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। बिहार के जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह का पलायन है, जिस यहाँ के बच्चों का हक था और तमाम यहाँ के बच्चे को ही शिक्षक नियुक्ति में लिया जाना चाहिए। का कारक कौन? पलायन का कारण कौन? जो नियमावली बना, जिस व्यक्ति ने अपने बेटे के हाथ से कलम छीन ली, तब नियमावली ने बेटे को धोखा दिया। नहीं, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए, आप डेटा पे बात कीजिए। चलिए आप डेटा पे बात कीजिए सुमित, बिल्कुल नहीं। एक मैं बता रहा हूं ना, आप खोलिए, तो आप खोलिए, एक कमेंट पढ़िए। इस डिबेट के साथ न्यूज 18 के साथ जितने कमेंट्स आप पढ़ते जाइए, आपको सवाल और जवाब दोनों मिल जाएगा कि कितने सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। बिल्कुल गड़बड़ियां हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात को मानिए। और हम बिल्कुल, शाहीन साहब, बिल्कुल हम इस बात से बिल्कुल नहीं, सुनिए शाहीन साहब, बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं विधायक और मंत्री की बात कह रहे हैं। मंत्री के हाथ में पावर है भाई, हाँ, क्यों इल्जाम लेगा अपने माथे? अच्छा करे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बुरा करे तो फिर कोई मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। जब पब्लिक फोरम पर आकर आपके मंत्री ने बयान दिया, आपके कोटे से मंत्री विधायक ने बयान दिया, तो यह बात क्लियर हो जाती है। शिक्षा मंत्री आप हैं, आपने जो कहा, आपको लाना था कि नहीं कुछ अच्छे शिक्षक आ जाए। क्या बिहार में इतनी कमी हो गई थी? यही तो सवाल पूछा जा रहा था। और जो जिनकी उम्र जा रही है, फर्जीवाड़े के संकेत या फिर फर्जीवाड़े का उनके पास पूरा दस्तावेज है, वो कल की डिबेट में आके पूछ रहे थे कि कल आएंगे तो जरा पूछिएगा कि फर्जीवाड़ा हुआ है। और क्या फर्जीवाड़ा अगर हुआ तो काहे का सरकार चला रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए, सब लोग त्यागपत्र देकर बैठ जाइए फिर। विवेक जी,
बोलिए विवेक जी, ये बात, एक बात तो स्पष्ट है ना कि एनडीए की सरकार लंबे समय से थी, बिहार में शिक्षकों की कमी लंबे समय से थी। हमने कमिटमेंट किया रोजगार देंगे, आते ही 1 महीने के अंदर घोषणा करवाया, आते ही 2 महीने के अंदर हमने पूरी प्रक्रिया 2 से 3 महीने तक करवाई। और डोमिसाइल में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का मानना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वश्रेष्ठ होते हैं सरकार के, वो नहीं छोड़ देते, सरकार से अलग हो जाते। नहीं आपने, ठीक है, बीजेपी आज कह रही है ना कि हमने लाठियां खाई, हम आपसे कह रहे हैं आरजेडी ने उसी समय कह दिया होता, यह बहुत बड़ा मुद्दा था। आज कहते हैं ना कि नीतीश कुमार हमें छोड़कर चले गए, आप कहते हैं कि भाई हम छोड़कर जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पर हम सरकार को अकेला छोड़ देंगे, यह सहन नहीं करेंगे। तो तब तो आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कई बार चंद्रशेखर सामने आए, मीडिया ने घुमा कर सवाल पूछा, उनका उत्तर वही था। जी, हम लोगों को यह अनुमान था कि 2-4% पूछिए कि जो निर्णय सवाल है। एक मिनट सुमित बीच में मत बोलिए, विवेक जी, जब मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय हो गया तो हम लोग का यह अनुमान था कि 2-4-5%, 7% लोग तक बाहर के आएंगे, बाकी लेकिन पता नहीं क्या सर्टिफिकेट, क्या नहीं सर्टिफिकेशन का अगर शाहीन साहब अगर आप बोल रहे हैं तो चलिए अभी वक्त दे देते हैं। आप उस समय के तत्कालीन मंत्री, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को एक लाइन पढ़ जाइए, जिस भी मीडिया में जहां से भी आपको इनपुट्स लेने, एक लाइन पढ़ जाइए। उसमें जो बातें कही है, कहीं कोई 5-10% की बात नहीं है। आज जरूर हो रही है, कल डिमांड हो रही थी, कल सोशल मीडिया पर आप उठाकर देखिए 5-10% अन्य राज्यों की तरह। विवेक जी, थोड़ी स्पष्टता से बात हो जाए। जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं वह किसी नीति को फाइनल कर दें कि नहीं ऐसा ही होगा, तब मंत्री तो बाध्य है कि उसके अनुकूल उसका वक्तव्य आना। अब हमें जरा ये बताइए, 2 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, सुनिए, अब 2 पार्टियां, बिहार की 2 पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कर दिया तो हम कैसे कर दें? अरे हमने तो कहा कि आप तो दिखाते ना कि भाई इस मुद्दे के साथ हमारी जड़ता बरकरार है, हम हिलेंगे नहीं। मुख्यमंत्री जी आपको मानना पड़ेगा। नियमावली बनी, सार्वजनिक है यह चीज की नियमावली पहले जो बनी वह बिहार के सामने था, उसमें यह था कि भाई इस तरह की बात नहीं होगी, लेकिन अंत समय में मुख्यमंत्री जी को किन लोगों ने कन्विंस किया, आप भी समझ सकते हैं। प्रधान सचिव कौन थे, कहां के थे, कितने प्रभावित करते थे मुख्यमंत्री जी, उनसे विभाग को ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर, ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर आरजेडी ये ना कहती हो कि उन्हें कोई प्रभावित नीतीश कुमार जी को किसी ने ना किया हो? ऐसा कोई मुद्दा बचा है क्या? किसी भी मुद्दे में आप आ जाइए, शिक्षा को छोड़ दीजिए, किसी भी मुद्दे में आप लोगों के तो आरोप ही हैं। तो भाई ऐसे लोगों से जब आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से इनके दिमाग को चेंज कर दिया जाता है, तो मत सरकार चलाइए इनके साथ, मंत्री पद की शपथ भी लेंगे और फिर सरेंडर भी कर देंगे। सारी बातें आप नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ जरा जनसुराज के सैयद मसीह उद्दीन राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जनसुराज के, उनसे पहले जरा हम चलते हैं अमित कुमार टुन्ना, पूर्व विधायक कांग्रेस से। अमित कुमार टुन्ना जी, जो स्थिति परिस्थिति है बिल्कुल सामने है और आपके पास भी वो सारे सवाल पहुंचते होंगे, लेकिन कल और आज 2 चैप्टर में इस डिबेट को ले जाने का मसला यह था कि पहले हम छात्रों की सुन लें, ऐसा ना हो कि इस डिबेट में पॉलिटिकल पार्टियां छात्रों से उलझ जाएं और ऐसा कुछ बवाल हो जाए। हम चाह रहे थे कि होना क्या चाहिए, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है, साथ में है, छात्रों के साथ में है या नहीं है? नहीं, 100% हम लोग छात्रों के साथ में हैं। और जो अभी हमारे विधायक जी बताएंगे, परिस्थितियाँ ऐसी है कि आप तो ये जानते ही हैं कि नीतीश जी के सरकार में किसी भी पार्टी के साथ अलायंस हो, लेकिन चलता उन्हीं का, मंत्रियों का कोई वैल्यू नहीं। उनके अपने पार्टी के मंत्री कितने बार रिजाइन दिए, कितने बार आए, चाहे बीजेपी के हो चाहे, तो वहाँ चलता है डिक्टेटरशिप। उस समय पता नहीं क्या परिस्थिति हुई कि उन लोगों ने चेंज किया, लेकिन डोमिसाइल यहाँ लागू होना चाहिए। हम लोग छात्र के साथ रहेंगे और जब तक बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, बिहार के लोगों के लिए काम नहीं होगा, तब तक बिहार का डेवलपमेंट कहीं नहीं लोग प्लान करेंगे। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि लालू जी का समय गया। 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल में 2-2.5 साल अलायंस हम लोग के साथ था। अरे 17 साल में आप लोगों ने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया? अमित कुमार टुन्ना जी, आज ये सवाल नहीं पूछेंगे कि 20 साल में किसने क्या किया और 30 साल में किसने क्या किया। अब नहीं, 30 साल ये नहीं बोला हूं। हाँ। अभी
जो 30-35 हमारे- साल का हमारे भाई ने ये 30-35 कहा साल कि जिसने आप बिहार में अभी गुजार दिए, डोमिसाइल की दो लोगों की सरकार को देखते हुए हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी मुखर होकर क्यों सामने नहीं आई ये कहने के लिए? ठीक है, यहां पर तो ठीक आरजेडी कह रही है कि भाई हमारा मंत्री क्या कर सकता था, जब नीतीश कुमार ने डिसीजन ले लिया हमें लगा कि 2-4-5 हफ्ते में कुछ चेंजेस बदलाव आएंगे, 10-5% इधर से उधर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आज भाई डिबेट में इस पर चर्चा हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या छात्रों अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई रोड शो करती हुई नजर आई, या फिर उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई आरजेडी आपको रहना है तो रहिए, हम यहां पर आपका साथ नहीं देंगे? ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखिए ये परिस्थितियां उस समय जो थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि छात्रों के साथ रहना चाहिए। आप देख लीजिए, हमेशा हमारे नेता जातीय जनगणना की बात कर, क्यों? वो चाह रहे जो जिसको है उसको हक मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग विद्यार्थी और स्टूडेंट के साथ हैं, उनके हक की बात होनी चाहिए। नहीं, हक की बात अगर होती तो आज जितने भी कमेंट्स आए हैं हमारे पास, जितने भी कमेंट्स आए हैं, उनमें कम से कम एक बात तो होती कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी से ये मत पूछिएगा। लेकिन हम अगर इसको ड्रैग करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा सवाल जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ने और किसी को बचाने जैसा है। नीतीश कुमार कहते हैं ना, हम किसी को ना छोड़ते हैं ना बचाते हैं, इस टाइप का। तो बस वही चीज है। हमारा सवाल सीधा है उन छात्रों की तरफ से है, करोड़ों छात्रों की तरफ से है जो अपने हक को ही तो मांग रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा हक दे दीजिए। आप ट्रांसपेरेंसी जब बरत नहीं पाए, आप जब ईमानदारी रख नहीं पाए, आप पारदर्शिता नहीं रख पाए, फर्जीवाड़े को नहीं रोक पाए, तो फिर आवाज लगाने का क्या मतलब है कि हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ हैं? आप मानिए कि गलती हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, साफ बोलिए। नहीं, ये फर्जीवाड़ा क्या वो तो ऊपर के लोग बताएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट उस पर जज करता है किसका सर्टिफिकेट है किसका नहीं है। ये वहां तो कोई भी पॉलिटिकल लोग नहीं रहते। और फर्जीवाड़ा कैसे वो प्लान तरीका पे हुआ कि अनप्लान, ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन होता है उसको ज्वाइनिंग के पहले होना चाहिए। और ये तो अब डिपार्टमेंट में ही पता चलेगा क्या है। चलिए, आप डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो फिर तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा हुजूर, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट से दूर हैं। हम तो पब्लिक की आवाज को लेकर आप तक पहुंचाते हैं। अब सरकार आपकी, तंत्र आपका, सब कुछ आपका, और अब कहिए कि वो तो डिपार्टमेंट जानेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ सैयद मसीहुद्दीन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता जनसुराज के। भाई आप लोग तो आने वाले हैं, लेकिन ये जो चीजें चल रही हैं आप लोग भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि भाई छात्र हमसे भी छटक जाएं, यानी कि आप भी उस फ्रेम में हैं और आपसे भी सवाल होना चाहिए कि आप भी अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर इसके बारे में आपकी राय क्या है, इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं? विवेक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के नौजवानों, युवकों, अभ्यर्थियों सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जन स्वराज का स्टैंड क्लियर कट है कि हम डेमोसाइल नीति के साथ हैं। और जन स्वराज के जो प्रणेता हैं, जो सूत्रधार हैं, माननीय प्रशांत किशोर जी ने इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के करीब बापू सभागार में 4 अगस्त को जब उनसे हजारों नौजवानों ने उनसे सवाल किया कि डेमोसाइल पर आपकी क्या नीति है, उन्होंने कहा कि एकदम हम डेमोसाइल नीति के साथ हैं और ये लोग बिहार के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने मित्र सुमित जी, शाहीन जी और पूर्व विधायक जी से कहना चाहते हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, किसने मुस्तकबिल लूटा है इन नौजवानों का, ये बताइए ना। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारा इल्जाम नहीं है, इनके ही अभी जो एनडीए के साथी, हम उन पर भी जाएंगे, महागठबंधन एनडीए के ही जो केंद्र में मंत्री हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, उन्होंने कहा था उन दिनों जून 2023 में, उनका स्टेटमेंट पढ़िए, उन्होंने कहा कि फूलपुर लोकसभा के लोभ में बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और यहाँ की नौकरी को बेच दिया गया, यहाँ के बिहार के नौजवानों की नौकरी को। हम इसकी निंदा करते हैं और हम समर्थन करते हैं प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज एकदम यहाँ के बिहार के नौजवानों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है
और हम इन्हीं नौजवानों के सहारे बिहार में जो नई बहार है, बिहार बह रही है, इन नहीं, ये पार्टी का प्रचार करने का मंच नहीं है कि जनसुराज पार्टी आए यहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, भाइयों और बहनों करे। नहीं, हम तो ख्वाब दिखा रहे हैं, हम तो आशा जगा रहे हैं उनमें, आशा जगा रहे हैं। आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, अब जितने छात्र हैं और जितने अभ्यर्थी हैं इतना पढ़ चुके हैं ना कि आप उन्हें जो भी दिखा लीजिए, आपके भी पास्ट को समझ रहे हैं और प्रेजेंट को भी समझ रहे हैं, तो उन्हें आप जो फ्यूचर दिखा रहे हैं ना, उससे पहले दोनों चैप्टर उन्होंने बिल्कुल वो घोल करके पी चुके हैं। हमारा बस एक चीज कहना है कि आप भले कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हैं, उनके साथ हैं, जब आरजेडी पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार के सामने हम सरेंडर कर गए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था वो अब तो बेहतर वही बता पाएंगे। आप तो महाराज अभी फील्ड से बाहर हैं, अभी तो न बल्ला पकड़ा है आपने न बॉल पकड़ा है, अभी तो घूम ही रहे हैं। तो हमें जरा आप अपना जो वो कहते हैं ना रोड मैप जरा बताइएगा कि आपका रोड मैप क्या कहता है। लेकिन चलिए आपसे जाने उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेंगे और सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे, जो भी छात्र हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सवाल लिखें, किन से पूछना है, किस पार्टी से पूछना है, क्योंकि आज हम आपकी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। हिचकिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए आज मत छोड़िए, आज जरूर जुड़े रहिए और दनादन सवाल पूछिए। तुरंत आते हैं। पनोरमा गई है, उनके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां 7 बेड फ्लू के मरीजों के लिए रिजर्व रखा गया है। मेडिसिन वगैरह सब टाइम पे पड़ रहा है पेशेंट को, और बाकी साफ सफाई सारे अच्छे से ही हो रहा है, और पेशेंट को यहाँ पे खाना वाना के लिए भी खाना भी मिल रहा है। हाँ। तो इलाज फ्लू के रोगियों का हो रहा है। सदर अस्पताल के डीएस ने बताया कि बच्चों के फ्लू के इलाज के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर ने बताया कि अगर बदन हाथ में दर्द, सर्दी और तेज बुखार हो तो यह फ्लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सीधे अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 5 से 7 दिन तक फ्लू का असर रहता है। इस दौरान फ्रिज में रखे ठंडा पानी या खाना खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा दूसरे लोगों के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए। पलक झपकते 10 जलमीनार कटाव की भेंट चढ़ गया। तस्वीरें भागलपुर की है, जहां देखते ही देखते 14 लाख की लागत से बना जलमीनार गंगा में समा गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ, मौके पर कई लोग मौजूद थे। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। कटाव को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। अब गांव के 25 घर कटाव के मुहाने पर है। प्रशासन की तरफ से कटाव रोधी काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। जलमीनार के गंगा में समाने पर 200 परिवारों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गंगा अभी यहाँ खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। एक दिन में जलस्तर कभी 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो कभी 4 सेंटीमीटर घट रहा है। ऐसे में लगातार कटाव हो रहे हैं। पुल के नीचे गिरा ट्रक और ट्रक में लगी भीषण आग। ये तस्वीरें हजारीबाग के सूरजकुंड पुल की, जहां अचानक एक चलता ट्रक पुल से नीचे गिर गया। जैसे ही ट्रक पुल के नीचे गिरा, उसमें भीषण आग लग गई। थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद ट्रक धू धू कर जल गया। ये घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसमें झुलसकर चलिए, पूरे बहस की बिहार यहीं पर जारी है और पूरा बहस जो है इस बात पर केंद्रित है कि भाई जो छात्र हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी परेशानी कैसे सॉल्व होगी। एक ही मंच है न्यूज़ 18 और यहां पर दनादन सवाल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से कम हो रहे हैं, किसी से ज्यादा हो रहे हैं। सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग हैं और आज सवाल बिल्कुल उन पार्टियों से है जिन्होंने ये दावा वो करते आए हैं कि बिहार को हमने बनाया है, बिहार को हमने बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो बिहार में
विकास, अगर विकास को अमली जामा पहनाया, विकास बनाया तब तो ठीक है, अगर मूर्ख बनाया है तो फिर ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार फिर हम जरा आते हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन के पास। अख्तरुल साहब, जो चीजें हैं, जो दावे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक निष्कर्ष पर हमें आना चाहिए। अभी भी हमारे पास 14 से 15 मिनट हैं, इसलिए हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब आपने इस पर अपनी पार्टी लाइन बता दी है, आपने अपनी कमजोरी बता दी कि भाई हम कमजोर थे, हम कुछ नहीं कर पा सकते थे, और अब क्या करेंगे। बीजेपी के पास है कि बीजेपी ने लाठियां खाई हैं, उनके पीठ पर जो शायद दाग अब नहीं होंगे, लेकिन दाग रहते तो यहीं पर कुर्ता खोल करके देख लेते कि कहां कहां लाठियां उन्होंने खाई हैं। हमें जरा आप ये बताइए कि अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत फोकस्ड होकर के आप लोगों की बातें आज वे सभी छात्र संगठन सुन रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से। देखिए, हम बातें को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। शिक्षक बहाली को सरकार ने जो प्रक्रिया प्रारंभ किया वो हमारे नेता तेजस्वी यादव के प्रयास से नियमावली बनी। उसमें हमारे मंत्री ने डोमिसाइल के तहत नियमावली बनाया, जिसमें हमारे मंत्री शामिल थे। हमारे मंत्री परिषद के एक सदस्य हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है कि इसमें क्या रहना है, क्या हटना है, क्या लागू होना है। उसके बाद हमारी वहां पर वक़्त खत्म हो जाती है। अंतिम निर्णय हुआ तो हमारी बाध्यता थी हमारे मंत्री की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मुख्यमंत्री हैं, ये मंत्री परिषद के सदस्य हैं, वक्तव्य दिया। आज स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि तब भी नियमावली बनाने में हम डोमिसाइल के पक्ष में थे और आज भी डोमिसाइल के पक्ष में है। बिहार के छात्रों को ही इस शिक्षक बहाली में लिया जाना चाहिए, उनके इस संघर्ष के साथ है, इस लड़ाई के साथ है, और आने वाले दिनों में हमारा ये पुरजोर समर्थन रहेगा तब बिहार के छात्रों का कि हम आपके साथ रहेंगे। कोई भी वैकेंसी इस तरह की निकलती है उसमें बिहार के छात्रों को ही प्राथमिकता दे करके उनको ही लिया जाना चाहिए। ठीक है, सुमित शशांक आप जरा बताइए, क्योंकि अब तो ढाढ़स देने की बात है ना। अब तो जो आप लोगों ने किया सो किया, जो फर्जीवाड़ा हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि करने वाले आप लोग क्या हैं। इसी तरह गेट खुला रखिएगा या फिर खिड़की खोलिएगा और कहिएगा कि भाई इतना परसेंटेज देंगे, जिन्हें आना एग्जाम दें, लेकिन हमारा जो बिहारी जो छात्र हैं उनका हक हम बर्बाद नहीं होने देंगे। सुमित। विवेक जी, बिहारी अस्मिता, बिहारी सम्मान, बिहारी प्रतिभा, इन तीनों चीजों के लिए प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और बिहार के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि उनके हितों की कभी भी उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। उनके लिए अगर जान देकर भी लड़ना होगा तो उनके लिए लड़ेंगे। ये सीधा सीधा आपके कैमरे के माध्यम से मैं बता रहा हूं। तो लेकिन विवेक जी, कहेंगे कि लड़ेंगे। विवेक जी पूरी बात बोलने का मौका दीजिए, पूरी बात बोलने का मौका दीजिए। आज बहुत से छात्र संगठन कहीं ना कहीं मेरी बात सुनना चाहते हैं। मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं और यह भी पूछना चाहता हूं, खास करके ये कांग्रेस के नेताओं से और आरजेडी के नेताओं से, कि जिन लोगों ने संघर्ष का दमन किया, छात्रों के संघर्ष का दमन किया, जो कारक हैं, खास करके मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिहार के युवाओं के हितों की उपेक्षा हो रही थी तो ये पार्टी छोड़कर के क्यों नहीं चले गए? ये गठबंधन छोड़कर 8:45 इन्होंने गठबंधन नहीं छोड़ा, इन्होंने समझ में आ रहा है, जो है ना, नहीं समझ में आ रहा है, किया समझ में आ रहा है। सत्ता की मलाई नहीं, एक मिनट, ये बात हमें समझ में आ रही है कि आप आज हमलावर हैं। आज किसको नहीं, आप अन्य पार्टियों पर आज हमला करेंगे। एक मिनट, लेकिन सुमित हमले से ज्यादा महत्वपूर्ण सुमित शशांक नहीं, सुनिए, हम समझ रहे हैं भाई, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिन पार्टियों का नाम लेके आप उन्हें उकसा करके या फिर उन्हें बोलने पर आमादा करके, अभी अब शाहीन साहब शुरू हो जाते, अभी पूर्व विधायक कांग्रेस के वो शुरू हो जाते। एक सिंपल है, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है, राज्य सरकार अपने हक में अपने तरीके से अपने लोगों के लिए फैसले ले सकती है। 8:45 पर यह डिबेट खत्म हो जाएगी। इसके बाद क्या बीजेपी के जो नेता हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, क्या मुख्यमंत्री आवास जाएंगे या फिर कल मुख्यमंत्री के पास जाकर कहेंगे कि भाई डिबेट हो रही है इस पे और सभी लोगों ने अपना पक्ष रख दिया, हमने भी रख दिया है, अब आप भी अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। नीरज कुमार जी को हमने बुलाया था, मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, उन्हें भी हमने बुलाया था, पता नहीं क्यों आए। अगर आ जाते तो उनसे ये सवाल जरूर पूछ लेते
अब सुमित हमें सर आप बताइए 8:45 के बाद की चीज। नहीं सुनिए, छात्र यही सुनना चाह रहे थे कि आ रही है ना आवाज, आपको नहीं आ रही होगी, हमें आ रही है। बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ। विवेक जी बोलिए। विवेक जी, आज नहीं, अभी नहीं, आज से पहले से हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय को संज्ञान में लेते हुए बिहार के युवाओं के लिए लगातार इन विषयों पे बातचीत हो रही है और आपको जल्द ही इस विषय पर डिसीजन प्राप्त होगा। और इस विषय के साथ साथ बिहार के लिए जो उन्नति और तरक्की के लिए और भी डिसीजन, खास करके युवाओं की बात करें तो जो युवा छात्र संगठन सुन रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध और महावीर की धरती है, नालंदा और विक्रमशिला की धरती है। ये ऐसे ही नहीं कहता हूं, ये डायलॉग नहीं है, ये है इसलिए कहता हूं और उनके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये काम करना जो है ना, ये नैतिकता का हमारा बल है और इस पर हम काम कर रहे हैं। कब तक इस पर हम काम कर रहे हैं और आरजेडी की तरह नहीं। अरे फिर वही आरजेडी घर गए सुमित, कब तक पढ़े लिखे कोई भी डिसीजन ले लिया। सुमित, कब तक मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सुमित, कब तक सीधा घर गए और सीधा किसी को सुमित शशांक कब तक टाइम फ्रेम और डिसीजन को लेने के बाद कब तक विवेक जी, कब तक विवेक जी, अरे आप लोग मैं भी यही हूँ, आप लोग और ये डिबेट होता रहेगा। अरे सुमित, ये सबसे बड़ी दिक्कत है सुमित, खुद सरकार की प्रशंसा सुमित, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आरजेडी जो कर रही है, सुनिए सुमित, विवेक जी, आरजेडी तो कह रही है आपको सब कुछ नजर आ रहा है, आरजेडी पर आपको हमला करना है, आपको डिबेट डिरेल करना है। सुनिए एक मिनट सुमित, नहीं होगी, नहीं बिल्कुल नहीं नहीं सुमित, बिल्कुल नहीं विवेक जी, संकल्प वाली पगड़ी याद है ना आपको? मैं भी युवा सुमित, और संकल्प वाली पगड़ी याद है ना? युवाओं के भविष्य संकल्प वाली पगड़ी याद है? आरजेडी के लोगों से सुमित शशांक, संकल्प वाली पगड़ी याद है आपको? संकल्प वाली पगड़ी याद है? याद है ना? सुनिए अब जरा सुनिए, याद है, अब जरा याद सुनिए, है। नहीं तो एक संकल्प ये भी ले लीजिए। चलिए नीरज जी तक हमारी बात पहुंच गई और जो हम चाह रहे थे वो होना जरूरी था। मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं जेडीयू के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक लाइन नीरज कुमार जी चाहते हैं बिहार के छात्र और शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर कि आप अपना स्टैंड क्लियर करें। पहला सवाल है बिहार के शिक्षक छात्र अभ्यर्थियों की इच्छा हो तो राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसकी पात्रता भी हो जानी चाहिए। भैया अभी तय हो जाना चाहिए कि बिहार से बाहर हम संपत्ति नहीं खरीदेंगे। यह भी तय हो जाना चाहिए कि बिहार से बाहर से हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। बिहार के बाहर के लोगों को बिहार के विधायक की बदौलत हम राज्यसभा नहीं भेजेंगे। अगर ये तय होता है तब बिहारी फंड का भाव जगेगा। ये तय होना चाहिए ना। संपत्ति हम खरीदे बाहर में, दिल्ली में, संपत्ति हम खरीदे हरियाणा में, संपत्ति हम खरीदे उत्तर प्रदेश में, वो जायज है। राज्यसभा नेतागण जाएं दूसरे राज्य से तो वो जायज है। मंत्री परिषद में हम शामिल हो जाएं वो जायज है बिहारी कोटे से। तो ये क्या मतलब है? तो ये मतलब दल को अपना नजरिया। नीरज कुमार जी माफी चाहूंगा नीरज कुमार जी, आपको मैं यहाँ टोक रहा हूँ, आप सीनियर लीडर हैं। और नीरज जी, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो छात्रों के साथ हैं, आरजेडी का कहना है कि वो छात्रों के साथ हैं। यहाँ पर जेडीयू जो उदाहरण दे रही है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये जायज है। और बीजेपी हो सकता है कि बीजेपी कल की तारीख में एक संकल्प वाली पगड़ी बांध ले। विवेक जी, राष्ट्रीय जनता दल ने ये दावा करते हैं बार बार कि हम ही नौकरी दिए ना, तब प्रण हमारा संकल्प हमारा निकाल लीजिए उनका कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में कहा लिखे है डोमिसाइल? अगर आप नौकरी देने का दावा कर रहे थे तो डोमिसाइल आपको जानकारी नहीं थी? नहीं जानकारी थी कि बिहार के बच्चे भी बाहर में नौकरी करते हैं और दूसरे प्रदेश के भी लोग आएंगे बिहार में नौकरी करने के लिए? तो जानकारी थी ना। ऐसा तो ना, इसके पहले भी नौकरी लग चुकी है। आरजेडी के विधायक अब्दुल इस्लाम शाहीन तो अभी बैठे हैं डिबेट में, वो तो कह रहे हैं कि हमारे मंत्री तो थे लेकिन सरेंडर हम लोग कर दिए। क्या करते? मुख्यमंत्री जी का डिसीजन। मैं आ रहा हूँ। कहीं तय हुआ डोमिसाइल का? कैबिनेट में बताइए तो कहीं मूव हुआ है प्रस्ताव? अगर वो कागजात है तो कागजात दिखाए
कहाँ माननीय चंद्रशेखर जी ने सिग्नेचर किया था डोमिसाइल की नीति के लिए? शिक्षा विभाग ने कहा प्रस्ताव भेजा? एक मिनट नीरज जी, एक मिनट। शाहीन साहब, ये सवाल जेडीयू का है, इसका जवाब दीजिए। बनती है हाँ। तो जो भी संबंधित लोग होते हैं, विभाग के अधिकारी, विभाग के मंत्री, जो भी संबंधित लोग होते हैं, वो लोग नियमावली बना करके हाँ। और अंतिम मुख्यमंत्री के पास जाता है, मुख्यमंत्री फाइनल निर्णय लेते हैं। हाँ। तो जब नियमावली बन रही थी तो हम लोग का पक्ष था कि डोमिसाइल हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो भी फीडबैक रहा हो, जो भी समझदार, नहीं, तो ये मुख्यमंत्री शाहीन साहब कंफ्यूज मत कीजिए। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या ये मौखिक चीजें होती हैं क्या? उस सिग्नेचर की बात, उस हस्ताक्षर की बात, शिक्षा मंत्री के हस्ताक्षर की बात अगर नीरज कुमार कर रहे हैं तो कोई पेपर है, ऐसा कुछ है? या फिर मौखिक नहीं 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 हम चाहते ही हैं, चाहने से कुछ होता है क्या? नहीं, बिल्कुल विभाग में जो नियमावली बनी, अंतिम जो मुख्यमंत्री का निर्णय होता है, उस निर्णय में मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्णय होता है वही नियमावली तय होता है। तो मुख्यमंत्री जी का निर्णय तो हम कैसे मान ले कि आप जो कह रहे हैं या फिर आपके शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे वो सही था? विवेक जी, जी नीरज, कैबिनेट में जो भी बातें होती हो गोपनीय होता है, लेकिन कोई नीति जब पॉलिसी तय होता है तो पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। बिल्कुल। तो पब्लिक ओपिनियन वेबसाइट पर आया होगा ना, चेक कर लीजिए, चेक कर लेना चाहिए। बताइए शाहीन जी। शिक्षा विभाग, हाँ बिल्कुल, अगर इसके आप गहराई में जाएंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि पहले नियमावली क्या बनी, आप कहिएगा तो मैं प्रस्तुत करवा दूंगा। पहले ये चीजें तो आप अभी भी कर सकते थे इस डिबेट के दौरान भी। यह गलत बयानी है और ये सुविधा के अनुसार तर्क है बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ। आप काहे हरियाणा में संपत्ति खरीदिएगा? दिल्ली में फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान काहे बनाइएगा? आप समझिए, इनके बोलने का मतलब है कि हाँ हम डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे, बस इनका ये कहने का ना है। और भाजपा इसका समर्थन कर रही है, खुलेआम बता रहे हैं कि हमने तब भी विरोध किया था, आज भी विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री सर्वोपरि है। ठीक है, ये सवाल ठीक है। नीरज कुमार जी का जो तर्क है, जरा उससे आगे बढ़ते हैं। नीरज कुमार जी, यहाँ पर एक ही है, यस और नो की बात है। यहाँ पर बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आप लोगों की पार्टी क्या सोच रही है इस पर? हमारी पार्टी की स्पष्ट समझ है कि राजनीतिक दल के नेता को अगर संपत्ति बिहार से बाहर खरीदेंगे, अगर राजनेताओं में, राज्यसभा में, विधान परिषद में राज्य के बाहर के लोगों को अगर यहाँ से बिहार कोटे से भेजेंगे तो पहले अपनी पात्रता सिद्ध करें, तब डोमिसाइल पर बहस। ये बीजेपी के लिए भी है आपका जवाब? सबके लिए। चलिए, मैं जब बोलता हूँ तो स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे कोई लाग लपेट की बात मैं करता ही नहीं हूँ। सुमित, अब कुछ बच जाता है क्या बीजेपी के पास? जी देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि संपत्ति के साथ साथ खरीदेंगे, मुंबई में मकान का रखवाला भी चाहिए। बिहार के नौजवानों लोगों को संपत्ति के साथ साथ यहाँ पर जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। सुनिए, इसलिए नहीं, स्पष्ट तौर पर नीरज कुमार ने अपनी बात रख दी। लोगों ने, बीजेपी भी स्पष्ट हो जाए इसमें। संपत्ति तो हरियाणा में खरीदी, संपत्ति के साथ साथ संपत्ति के रखवाले को राज्यसभा बना दिया। अरे आप बताइए सुमित, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि छात्रों के साथ है। मैं कह नहीं रहा हूँ, जिन लोगों ने वर्षों से बिहार को, अरे भाई आप नीरज कुमार जी के सवाल का जवाब दीजिए। मुद्दा पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। सुमित, आप नीरज कुमार जी के बारे में युवाओं को बात नहीं करना चाहते हैं। सुमित, ये एकदम गड़बड़ है, गड़बड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज की डिबेट को वही खत्म करते हैं। लेकिन एक बात कहे जाते हैं कि जेडीयू और बीजेपी पहले आपस में बैठ करके एक मेज पर कॉफी के साथ, चाय के साथ इस बात पर हो जाए एक पॉइंट पर कि हम किसी डिबेट पर जाएंगे तो उसी डिबेट पर एक पॉइंट पर रहेंगे। यहां पर बीजेपी कुछ और कह रही है और जेडीयू के नीरज कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, जो उनके उदाहरण को आपने सुना और सोशल मीडिया पर भी उनके दिए गए बयान सब जगह छपे हुए हैं। पढ़ लीजिए, जान लीजिए, उनके कहे हुए बयान सुन भी लीजिए। तो फिलहाल जो छात्रों का, अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच खेले जा रहे उस मैच में कॉक की तरह है, शटल की तरह है, जो कोई इधर से मारता है, कोई उधर से मारता है। लेकिन न्यूज़ 18 इस पर लगातार डिबेट कराता रहेगा, इतनी बात पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। इस घटना के कारण बरही धनबाद